हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत में संवैधानिक विकास के क्रम को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इसको टू फेज में बांट कर समझेंगे, जिसमें जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज है, उसके तहत था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस हो रहे थे, जो बदलाव हो रहे थे, उसका जो कार्यकाल था, जो ड्यूरेशन था, जो कार्यखंड था, वो था 1773 से 1858 तक का जो चेंजेस हो रहे थे उसको समझेंगे। सेकेंड फेज में के तहत हम समझेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे थे एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो रूल और लॉ बनाए जा रहे थे, जिसका जो ड्यूरेशंस था 1858 से लेकर 1947 तक, यानी भारत के आज़ादी तक। इसी कड़ी में जो पहला एक्ट बना, जो पहला एक्ट है वो है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, यानी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। इस एक्ट के तहत जो प्रोविज़न थे उसमें था क्या कि बंगाल के गवर्नर को ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। उसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया तथा भारत मतलब बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, इसी के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। इसके साथ ही मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे ना उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, यानी अधीन कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसके साथ ही कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। इसी के एक्ट के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे ना उनको क्या किया गया, किसी तरह के प्राइवेट ट्रेड और व्यापार और उपहार लेने, व्यापार सॉरी मतलब रिश्वत लेने और उपहार लेने पे पाबंदी कर दिया गया था, मतलब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था इस एक्ट के तहत, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। इसी के बाद जो नेक्स्ट है वो है 1781 का संशोधित अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को ना सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से ना बाहर कर दिया गया, ठीक है, इस एक्ट के तहत 1781 के तहत। इसके बाद जो नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत ये ना दो कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंस था। जो पहला था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे ना उसको पहली बार कंपनी टेरिटोरी यानी कि ब्रिटिश शासन के क्षेत्र कहा गया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। जो सेकेंड वन था, ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों पे ना प्रशासन में पूरी तरीके से जो कंट्रोल प्रदान किया गया था इसी एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1786 का एक्ट। देखिए 1786 का जो अधिनियम है ना वो बेसिकली जो मेनली था लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। कॉर्नवालिस जो था वो हाईएस्ट पोजीशन चाहता था सेना में, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो था उसमें वो हाईएस्ट पोजीशन चाहता था। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया और साथ ही ये व्यवस्था की गई कि स्पेशल सिचुएशन में ना जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के परामर्श को रद्द कर सकता था, ऐसी एक व्यवस्था की गई थी 1786 के तहत। और किसके लिए ये लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। इसके बाद जो चार्टर्ड एक्ट हुआ आया वो है 1793 का चार्टर्ड एक्ट, यानी 1793 का चार्टर कानून। इसके तहत हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंटी थे ना उसको सरकार में काफ़ी ज़्यादा पावर ऑफ कंट्रोल नियंत्रित मतलब पावर ऑफ कंट्रोल दिया गया था इस चार्टर एक्ट के तहत। इसके तहत क्या किया गया था कि जो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है ना उसको अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत। इसके बाद ये व्यवस्था की गई थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे तथा कर्मचारियों का जो वेतन था, जो पेमेंट था, उसको इंडियन रेवेन्यू के तहत दिए जाने मतलब भुगतान करने की व्यवस्था की गई थी इस चार्टर्ड एक्ट के तहत। जो हमारा नेक्स्ट है वो है चार्टर्ड एक्ट 8013 यानी 1813 का चार्टर कानून।
इसमें क्या था, इसमें ये था कि भारत में कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार जो ना मोनोपोली था ना, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में व्यापारी की सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया भारतीय व्यापार को। और साथ ही जो चाय का जो व्यापार था ना, तथा चीन के साथ, चाइना के साथ जो कंपनी का जो ट्रेड था ना, उसको जारी रखा गया। ठीक है। इसके साथ ही जो भारत में कंपनी के शासन के क्षेत्र पर ना ब्रिटिश राज का प्रभुत्व, यानी उसकी सॉवरेंटी को स्थापित किया गया था। इसके साथ ही ईसाई मशीनरी को के लिए ना खोल दिया गया भारत में आकर प्रचार करने के लिए। इसके साथ ही जो वेस्टर्न एजुकेशंस को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशंस को प्रमोट किया जा सकते। ठीक है, इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत। इसके अलावा भारत की स्थानीय सरकारों पे ना उस पर कर लगाने का, यानी टैक्सेशन का भी प्रोविज़न इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया था। उसमें उसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट काम इस चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ था। उसमें ये था कि जो एजुकेशंस के लिए ना, मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए ना 1 लाख रुपीज़ जो ना पर ईयर देने के लिए एक व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया था इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है चार्टर्ड एक्ट 1833, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें प्रोविज़न मेनली बेसिकली प्रोविज़न क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ना भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पहला प्रोविज़न था। ठीक है। और उसी के तहत जो बंगाल के, मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग को बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत। उसके बाद क्या गया था कि सिविल सेवा के चयन के लिए ना जो एक कंपटीशन, मतलब खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना स्टार्ट किया गया था। एक व्यवस्था की गई थी, मतलब ओपन कंपटीशन की स्टार्ट किया गया था सिलेक्शन के लिए, किसके, सिविल सर्वेंट के लिए। और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी प्रकार के कार्य और रोजगार को हासिल करने के लिए उसको वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। ये व्यवस्था किसमें की गई थी, चार्टर अधिनियम 1833 में। इसके बाद जो चार्टर्ड एक्ट है वो है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, गवर्नर जनरल के परिषद को ना विधायक एवं प्रशासनिक से अलग कर दिया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से अलग कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल सेवा भर्ती के लिए चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। और इसके साथ ही 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले समिति का नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1854 में। इसके साथ ही पहली बार जो था केंद्रीय विधायक परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया था। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो फर्स्ट टाइम है लोकल रिप्रेजेंटेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था इस चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें कहा गया, इसमें के तहत प्रोविज़न क्या गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से इसके सारे जो अधिकार थे ना उसको छीनकर, जो कंट्रोल जो था उसको छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। और उसके तहत जो पहला प्रोविज़न किया गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ना एक नए नाम में परिवर्तित कर गया था, वो था वायसराय। और इसी के तहत जो पहला वायसराय जो बनता है भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। यानी फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो था वो कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। ठीक है। इसके तहत जो और प्रोविज़न जो किया गया था वो इस अधिनियम के तहत जो नियंत्रण बोर्ड और निर्देशन कोर्ट का जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो कंट्रोल और जो बोर्ड था ना उसको जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। और द्वैध शासन जो प्रणाली थी ना, व्यवस्था थी, डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाली जो व्यवस्था नहीं थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। एक नए पद का सृजन किया गया था, वो क्या था, भारत के राज्य सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये पद को सृजन किया गया था। जिसमें प्रशासनिक, भारत का जो प्रशासनिक एवं संपूर्ण जो नियंत्रण है उसको इसमें दिया गया था। और ये जो था ना ब्रिटिश कैबिनेट के का सदस्य था और वो ब्रिटिश संसद के प्रति अकाउंटेबल था।
यानी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, ये जो बनाया गया था पोस्ट। इसमें के तहत ये भी व्यवस्था की गई थी, जो भारत सचिव का जो परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि एक निगमित निकाय होगी, ठीक है, एक निगमित निकाय होगी, जिसमें भारत और इंग्लैंड में मुकदमा लड़ने का भी अधिकार दिया गया इसका। यानी कि जो ये सेक्रेटरीट होगा, इसके एक सेक्रेटरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो एलिजिबल होगा, मतलब इसको ये पूरी तरह से कैपेबल होगा इंडिया और इंग्लैंड में, मतलब किसी तरह की मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आया नेक्स्ट जो है वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत जो व्यवस्था की गई थी, जो वायसराय था उसके लिए अधिकृत किया गया प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विधि बनाने के लिए, और कैनिंग की विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी ना, व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी सदस्य समितियां थी, समन्वित रूप से जो किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत ना करके एक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो जो पोर्टफोलियो प्रणाली का जो व्यवस्था थी ना, वो किसी तरह के समन्वित व्यवस्था से ना होकर एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई थी। 1861 का जो था अधिनियम, परिषद, भारत परिषद अधिनियम 1861 का, ठीक है। उसके बाद जो एक्ट आया था, जो प्रधान था, वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि विधान परिषद के कार्यों में ना में वृद्धि कर, उसमें क्या क्या था, बजट पर बहस करने के लिए, यानी कि बजट पर जो बहस करने की जो व्यवस्था की गई थी, इसी एक्ट के तहत की गई थी। इसके साथ ही कार्यपालिका में प्रश्न करने का एवं उत्तर देने की अधिनिकृत किया गया था इसी व्यवस्था के तहत, ठीक है। इसमें मेनली क्या किया गया था, जो बजट पे बहस करने का जो शक्ति, जो पावर दी गई थी, इस व्यवस्था, इस एक्ट के तहत ही दी गई थी, ठीक है। और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो अधिनिकृत किया गया था, इसी व्यवस्था के तहत किया गया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये आया था। इसके तहत ये हुआ क्या था, देखिए, इसको मिनो मिंटो सुधार भी कहा जाता है इस अधिनियम को। इसमें हुआ क्या था कि, देखिए, उस समय क्या था कि लॉर्ड मॉले जो था ना, वो इंग्लैंड में भारत सचिव था, भारत का राज सचिव था, और जो मिंटो था ना, वो भारत का वायसराय था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अंतर्गत पहली बार भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद में एसोसिएट बढ़ने का प्रावधान किया गया। और इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ना, वो पहले वायसराय के कार्य परिषद में भारतीय सदस्य बने थे। कौन वो थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे। इसमें क्या था, विधि सदस्य बनाया गया था, और इसके तहत जो प्रावधान किए गए थे, वो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सिख सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। और इसके अंतर्गत जो तो मुस्लिम सदस्यों के चुनाव एवं मुस्लिम मतदाता मतदान ही कर सकते थे। यानी कि इस अधिनियम के तहत एक निर्वाचन पृथक का आधार जो था, अधिकार जो था, वो मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का प्रावधान किया, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो था मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है ना, वो जो है वो मुस्लिम मतदाता के द्वारा ही किया जा सकता था। ऐसा एक प्रोविज़न किया गया था 1909 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत। ये जो मतलब जो मेनली कार्य थे ना, वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, वो व्यवस्था किया गया था इसके तहत, ठीक है। जो आगे जो था व्यवस्था की गई थी, जो नया एक्ट जो आया था, वो था भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें तहत क्या था कि माउंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता था। माउंटेगो जो भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय था।
इसके तहत क्या गया था कि प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था, विभक्त किया गया था गया, ठीक है। और इसके तहत जो जो सब्जेक्ट था वो एक हस्तांतरित था और आरक्षित था, यानी कि टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। वो ट्रांसफर था और रिजर्व था, ट्रांसफरेबल था और रिजर्व था। उसमें ये था कि जो हस्तांतरित विषय पर जो मतलब हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, और आरक्षित विषय पे ना गवर्नर के कार्यकारी परिषद की सहायता के शासन करना था, ये उस पर व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जो नेक्स्ट जो था, इसी अधिनियम में पहली बार देश में जो है देश शासन व्यवस्था के तहत और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, स्टार्ट किया गया था। और इसी प्रकार भारत के विधान परिषद के स्थान पर द्वै शासनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। जो राज्यसभा और लोकसभा का जो यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस का जो कंसेप्ट जो बना ना, वो इसी जगह से स्टार्ट हुआ था। अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये द्वै शासन जो प्रणाली इस व्यवस्था के तहत शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। इसी में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और 1926 में सिविल सेवा भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन इसी के तहत किया गया था। यानी कि 1926 में एक रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड का यानी कि सिविल सर्विस कमीशन के व्यवस्था की गई थी 1926 में इसी एक्ट के तहत, ठीक है। इसी में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, और राज्य विधानसभा में अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, यानी ठीक है, इसी प्रोविजन के तहत। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या था, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। इसमें राज्य और रियायतों को एक इकाई के तहत बनाया गया था, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में, यानी कि जो आपने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट देखते होगे, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ये उसी समय इसी अधिनियम से बनाया गया था, इसी के तहत लाया गया था, ठीक है। सूचियों में बांटा गया था, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची जो था इसी के तहत बांटा गया था भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसमें तहत प्रांतों में द्वै शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, तथा प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और केंद्र में द्वै शासन यानी कि जो डबल शासन जो प्रणाली थी ना, उसको सेंटर में स्टार्ट किया गया था इसी तहत के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में खत्म करके केंद्र में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की विस्तार किया गया था, ठीक है। इसी के अंतर्गत देश में मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इसमें क्या था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, और इसके तहत उत्तरदायी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सत्ता है, वो भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र की घोषणा कर दिया गया, और इसी के तहत वायसराय पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को सृजन किया गया था। और जो पहला गवर्नर जनरल इसके तहत हुआ था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। इसी के तहत क्योंकि उसको लास्ट जो वायसराय था वो आया था, और उस समय आज़ादी के भारत के जो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो स्वतंत्रता के लिए के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण करना था, वो बंटवारा के तहत जो शिफ्ट करना था पावर को वो था, ठीक है। और वो लास्ट वायसराय बनकर आया था, और उसी के तहत वो
जो वायसराय का जो पोस्ट था उसको ख़त्म करके गवर्नर जनरल के पोस्ट को शिफ्ट किया गया था, उसको सृजन किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना जो भारत के संवैधानिक विकास क्रम था ना, उसके तहत आने वाले जो भी रेगुलेटरी एक्ट थे, जो चार्टर्ड एक्ट थे, उसको हमने बारी बारी से डिस्कस किया। ठीक है, देखिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो थी ना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप हो सकता है कि आपको क्लियरिटी ना हो, लेकिन आप रीड कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। हूबहू पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसको आप नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो पे 1K लाइक होते ही ना, इस वीडियो इस वीडियो के जो पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ यार इस वीडियो हमें प्रोत्साहित कीजिए। आपका जो है सब्सक्रिप्शन है ना, हमारी बूस्टर है, हमारी एनर्जी है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेसबुक पेज पे शेयर किए जाते हैं। और इन तमाम जो वीडियो पीडीएफ है और करंट अफेयर्स आर्टिकल्स के रिलेटेड जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।